भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिन्हें लगता है कि देश के अधिकतर मीडिया ग्रुप सरकार की चापलूसी करती है या कम से कम किसी भी मुद्दे पे सरकार की तीखी आलोचना से परहेज करती है। ऐसे मीडिया ग्रुप के लिए गोदी मीडिया का प्रयोग आज एक आम प्रचलन बन चुका है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार की छवि का विशेष रूप से पोषण करता है और सच कहें तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भारत की परंपरा ही रही है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वाभाविक रूप से सरकार के पक्ष में ही रहता है। हालांकि अपवाद के रूप में कुछ लोग हमेशा से रहे हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्पक्ष होकर किया है। जो काम राजा महाराजाओं के लिए उनके दरबारी कवि और लेखक किया करते थे, आज वही काम मीडिया का एक बड़ा वर्ग कर रहा है। यदि सरकार की छवि का पोषण करके खुद का स्वास्थ्य बेहतर होता है तो ऐसा करने में बुराई कहां है। फिर भी गोदी मीडिया की आलोचना करने वाले लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे पिलर में उनकी भूमिका मजबूत सरिया की है, जिसके बदौलत लोकतंत्र का यह स्तंभ मजबूती से खड़ा है। पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि जरा गोदी मीडिया से नजर हटाकर आप देश के अतीत पर भी अपनी आलोचक नजर डालिए। आप उन इतिहासकारों को क्या नाम देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी करिश्माई लेखनी से इतिहास के कुछ पात्रों को युग पुरुष बना दिया, तो किसी पात्र के चरित्र चित्रण के समय उनकी कलम की स्याही ही खत्म हो गई। आप उन इतिहासकारों के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग करेंगे जिन्होंने गांधी और नेहरू को तो युग पुरुष बना दिया, जबकि पटेल और अंबेडकर जैसे देश के सच्चे सपूतों के व्यक्तित्व का गला घोंट दिया। मैं मानता हूं कि मुझे इतिहास की बहुत बेहतर समझ नहीं है और मैं ये भी मानता हूं कि मेरी सोच इस संदर्भ में गलत हो सकती है। पर आज जो सवाल मेरे मन में है वही सवाल लाखों भारतवासियों के मन में बरसों से उठता रहा है। जब कांग्रेस के सभी नेता और देश की जनता ये चाहती थी कि देश के अंतरिम प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनाया जाए, तो फिर क्यों महात्मा गांधी ने नेहरू का नाम लिया? जब 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम लिया और 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और सीतारमैया का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया था, तब फिर क्यों उस व्यक्ति को गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जिसका नाम एक भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावित नहीं किया था? आखिर क्यों उस समय की मीडिया और आलोचकों ने चाचा जी की आलोचना करके उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया? आखिर क्यों चाचा नेहरू ने उस पद को निर्लजता पूर्वक सुशोभित किया जिस पर उन्हें गांधी के अलावे कोई और देखना नहीं चाहता था? देश के इतिहास में ऐसे कई पात्र मिल जाएंगे जिनके साथ उस समय की मीडिया और इतिहासकारों ने उचित न्याय नहीं किया। इतिहास की किताबें भी दलाली और पक्षपात के पन्नों से भरी पड़ी हैं और दुर्भाग्य से इतिहासकारों ने हमें वही दिखलाया और समझाने की कोशिश की जो उस समय की सरकार हमें समझाना चाहती थी। तथाकथित गोदी मीडिया को गाली देने वाले को इस बात को समझना होगा कि इस बेगैरती के बाद भी जब चाचा नेहरू आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो सबों ने उनकी महिमा गाई और यह सही भी था, क्योंकि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इतिहासकारों ने नेहरू की महिमा का बखान किया और ऐसा करना उचित था, क्योंकि अपने देश की चुनी हुई सरकार के मुखिया को गाली देने में कोई बड़प्पन नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री की स्वस्थ आलोचना आवश्यक है, किंतु उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी किसी भी शक पे उचित नहीं हो सकता है। यह हमको, आपको और सबों को समझना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री की श्रेष्ठ छवि से ही दुनिया में हमें सम्मान के साथ देखा जा सकता है। महोदय, जब सवाल ही करना है तो सिर्फ वर्तमान से क्यों, अतीत से क्यों नहीं? दाग तो हर किसी के दामन पर है, इसलिए देश के सच्चे सिपाही के रूप में आप सवाल उठाइए, पर इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में देश की गरिमा दूसरे मुल्कों में आपकी वजह से धूमिल होने ना पाए।